हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इन डिटेल। तो क्लास 11th सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसमें जो टॉपिक आज पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ये वीडियो थोड़ा छोटा रहेगा। तो तीन लॉज जो एनसीईआरटी में, चार लॉज जो एनसीईआरटी में दिए हुए। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शंस, तीसरा अगली स्लाइड में और चौथा उसकी अगली स्लाइड में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसका स्टेटमेंट, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। मास बोले तो वजन, वजन को हम बना नहीं सकते, वजन को हम खत्म नहीं कर सकते, बिगाड़ नहीं सकते। मान लीजिए दो रिएक्टेंट्स है A प्लस बी, ये हमें प्रोडक्ट्स देंगे C प्लस डी। रिएक्टेंट्स भी दो है, प्रोडक्ट्स भी दो है। A लिया हमने 100 ग्राम और B भी लिया हमने 100 ग्राम। तो प्रोडक्ट्स भी बनेंगे, हो सकता है 100 ग्राम या फिर 100 ग्राम। रिएक्टेंट्स का वजन कितना है यहां पर? यह है 200 ग्राम। तो प्रोडक्ट्स का वजन भी कितना रहेगा? 200 ग्राम। हो सकता है C बने 150 ग्राम तो D बनेगा 50 ग्राम। हो सकता है C बने 125 ग्राम तो D बन सकता है 75 ग्राम। कहने का मतलब ये कि जितना रिएक्टेंट्स का वजन रहेगा उतना ही प्रोडक्ट्स का वजन रहेगा। जितने वजन के रिएक्टेंट्स उतने ही वजन के प्रोडक्ट्स। एक एग्जांपल देखिए, कंबशन रिएक्शन। मान लीजिए आपने 1 किलो पेपर को जलाया। 1 किलो पेपर जलाने के बाद में जो राख बचेगी उसको आप समेटेंगे और उसका वजन गिनेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है वो 1 किलो से तो कम ही आएगा। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि कहां गया वजन, कहां गया मास, कहां गया? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकला वो तो गैस के फॉर्म में निकला ना। तो मास जो है वो हमेशा कंजर्व होता है। इसको एक और स्टेटमेंट में लिख सकते हैं हम, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट्स। लेकिन कब? केमिकल रिएक्शन में, इन केमिकल रिएक्शन। वरना हो सकता है कुछ लोग न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करें तो वहां का हिसाब न्यूक्लियर केमिस्ट्री में देखेंगे। अगला है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शंस। इसका स्टेटमेंट लिखता हूं, इन अ कंपाउंड, कंपाउंड बोले तो केमिकल फॉर्मूला, इन अ कंपाउंड elements are always present in fixed proportion by mass. Elements are always present in fixed proportion by mass. For example, hydrogen plus H2 प्लस हाफ O2 क्या बनता है? H2O। अब H2, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? हाइड्रोजन एटम का वजन कितना है? 1 AMU। ऐसे है 2 तो ये 2 AMU। एक हाइड्रोजन का 1 AMU, ऐसे है 2 इसलिए 2 AMU। ऑक्सीजन का कितना है? 16 AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो 2 प्लस 16 कितना हो जाता है? 18 AMU। ये 18 AMU को मैं 18 ग्राम लिखता हूं, 18 ग्राम। तो अगर मैं 18 ग्राम पानी लूंगा, 18 ग्राम H2O लूंगा तो उसमें 2 ग्राम रहेंगे हाइड्रोजन के, 2 ग्राम हाइड्रोजन प्लस 16 ग्राम ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन। ओके,
तब जाके बनेगा 18 ग्राम पानी। H2O, उसका एटॉमिक वेट कितना है, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 18 AMU। 2 आ रहा है ऑक्सीजन से और 16 आ रहा है, 2 आ रहा है हाइड्रोजन से, 16 आ रहा है ऑक्सीजन से। 18 AMU, तो 18 ग्राम ही हमने पानी लिया, तो 18 ग्राम पानी में हाइड्रोजन का वजन कितना, 2 ग्राम, ऑक्सीजन का वजन कितना, 16 ग्राम। तो यहां पर 18, अब 36 ग्राम ले लीजिए पानी, 36 ग्राम H2O, तो उसमें 4 ग्राम रहेगा हाइड्रोजन का और बाकी बचा हुआ 32 ग्राम रहेगा ऑक्सीजन का। ओके, ठीक है, इसको सेव कर लीजिए, सिंपल है। हो गया, चलो तीसरा लॉ, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। स्टेटमेंट है इसका, व्हेन 2 एलिमेंट्स combine to form more than one chemical compound, then the masses, दोनों का वजन, masses of both the elements contributing in that compound are in simple whole number ratios. लॉ सिर्फ दिखने में बड़ा है लेकिन कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्या बोल रहा है, when 2 elements combine to form more than one chemical compound, then masses of both the elements contributing in that compound are in simple whole number ratios. यहां पर एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। यह आपकी किताब में भी दिया होगा एनसीईआरटी में। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बनने वाले कितने केमिकल फॉर्मूले हैं देखिए। पहला, यहां स्टार वार लगा के लिखता हूं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड वैसे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। दूसरा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। उनके फॉर्मूले इधर साइड लिखूंगा, पहले नाम लिख लेता हूं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अब पूरे डाई नाइट्रोजन वाले चालू होंगे। डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, टेट्रा का मतलब 4, टेट्राऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, पेंटा का मतलब 5। अब इनके फॉर्मूले लिखता हूं। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बोले तो NO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोले तो NO2, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड N2O, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4, डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड N2O5। पहले मैंने नाम लिखा फिर उनके फॉर्मूले लिखा। आप चाहे तो उल्टा कर सकते हैं, पहले फॉर्मूले लिख लो बाद में नाम लिख लो। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बोला है तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 14 AMU नाइट्रोजन का, और ऑक्सीजन का होता है 16 AMU। एक नाइट्रोजन एटम का वजन 14 AMU, एक ऑक्सीजन एटम का वजन 16 AMU। तो होल नंबर कहां से शुरू होते हैं, 0 से। अब देखो यहां पर, अब रेशियो बोले तो हम कैसा लिखते हैं, is to
x:y, राइट, y:z, ऐसे हम रेशियोज लिखते हैं। तो मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का यहां पर रेशियो लिखता हूं 14:16। अब ये 14:16 क्या है? होल नंबर रेशियो है? जी हां, बिल्कुल है। एक नाइट्रोजन, 2 ऑक्सीजन। एक नाइट्रोजन कितना कंट्रीब्यूट करता है? 14 AMU। एक ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन 14, एक ऑक्सीजन 16, लेकिन ऐसे है 2, 14:32। एक नाइट्रोजन का 14, ऐसे है 2, 28। और ऑक्सीजन कितना है? 1, तो 16। 28:16। N2O3, एक नाइट्रोजन का 14, ऐसे है 2, तो 28। अब ऑक्सीजन कितने हैं? 3, 48। 28:48। N2O4, डाइनाइट्रोजन टेट्रोक्साइड, एक नाइट्रोजन का 14, ऐसे है 2, 28:2। ऑक्सीजन 64, एक ऑक्सीजन का 16, ऐसे है 4, तो 28:64 रेशियो आया। N2O5, 28:80। तो जितना एटम, उस कंपाउंड में जितना एटम, अब एक एटम का जितना भी रहेगा और उसके जैसे कितने एटम है, तो उस हिसाब से हमने ये रेशियो निकाला। तो जो रेशियो आया वो रेशियो को कितने आए? होल नंबर रेशियो। यही ये स्टेटमेंट बता रहा है। When two elements combine to form more than one chemical compound, दो एलिमेंट्स कौन से इस केस में? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। Then the masses of both the elements contributing in that compound are in simple whole number ratio. इतने सारे फॉर्मूले सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बनाते, तो ये इतने, तो उनके रेशियोज जो आए वो होल नंबर रेशियोज आए। ठीक है, सेव करो ये स्लाइड को। हो गया? चलो, ये फोर्थ लॉ, गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, ये जनरली गैसेस के लिए अप्लाई होता है। स्टेटमेंट देखो, जो लॉ है वो, व्हेन गैसेस रिएक्ट और फॉर्म्ड, या तो गैसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो रहे हैं या फिर बन रही है कोई गैस रिएक्शन में, इन अ केमिकल रिएक्शन then they do it in simple ratio to volume, simple ratio of volume या simple ratio to volume to one another, provided they are at same temperature and pressure. क्या बोल रहा है? When gases react or formed in a chemical reaction, they do it in simple ratio of volumes to one another provided they are at same temperature and pressure. Example, क्या कहना चाहता है देखो, H2 plus Cl2, क्लोरीन रूम टेम्परेचर पे गैस, हाइड्रोजन रूम टेम्परेचर पे गैस। H2 plus Cl2 ये बनता है twice HCl, ये भी बनेगा गैस के फॉर्म में। हाइड्रोजन का वॉल्यूम सेम जितना क्लोरीन का वॉल्यूम, मान लो इसका 1 लीटर तो इसका भी रहेगा 1 लीटर। अब वॉल्यूम हम काय में गिनते हैं? लीटर में गिन सकते हैं,
सेंटीमीटर क्यूब में गिन सकते हैं, मीटर क्यूब में गिन सकते हैं, डीएम क्यूब में गिन सकते हैं, ढेर सारे इसमें गिन सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहां पर वॉल्यूम लिखता हूं, 1 लीटर या फिर 1 वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम 1, इसका भी वॉल्यूम 1। हाइड्रोजन गैस का टेम्परेचर प्रेशर सेम टू दैट ऑफ क्लोरीन। तो इसका 1 वॉल्यूम और इसका 1 वॉल्यूम आपस में रिएक्ट होगा तो देखो कितना HCl बन रहा है, 2 HCl। इसका 1 मॉलिक्यूल इसके 1 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होकर इसके 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो ये कितना बनेगा 2 वॉल्यूम। तो 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ HCl। एक और एग्जांपल देखो, N2 प्लस थ्राइस H2, यह बनता है ट्वाइस NH3। नाइट्रोजन गैस की अवस्था, हाइड्रोजन गैस की अवस्था, अमोनिया NH3 ये भी गैस की अवस्था में बनेगा। अब नाइट्रोजन कितना लग रहा है, मान लो 1 वॉल्यूम, हाइड्रोजन कितने लग रहे हैं 3 वॉल्यूम, और अमोनिया कितना बन रहा है 2 वॉल्यूम। इसका 1 लीटर इसके 3 लीटर के साथ रिएक्ट होगा तो इसके 2 लीटर बनेंगे। 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। तो ये जो रेशियो जिसमें गैसेस रिएक्ट हो रही है, जिसमें गैस बन रही है, वो सिंपल वॉल्यूम के रेशियो में रिएक्ट होंगे, सिंपल वॉल्यूम के रेशियो में रिएक्ट होंगे, सिंपल वॉल्यूम के रेशियो में बनेंगे। दैट्स इट। बहुत ही सिंपल करके मैंने बताया है। कभी कभार कुछ कुछ बुक्स में इस तरीके से लिखा रहता है कि वो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने डेफिनेशन भी उसी तरीके से लिख कर दी है। अब यहां पर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस कंप्लीट होते हैं। आई नो थोड़ा छोटा वीडियो था। अगर आप JEE नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस टॉपिक को सिर्फ आपको 1-2 बार रीड करना है। इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन सिलेबस में है तो हमें पढ़ना है और कुछ नहीं। तो यहां ये वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के साथ में प्लीज शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सेव करिए प्लीज।